आज 21 जून 2025 है। 8 दिन से मिडिल ईस्ट के आसमान में जंग की फेरवनी आवाजें गूंज रही है। इजराइल और ईरान के बीच का ये झगड़ा अब एक नए फेरवने लेवल पर पहुंच गया है। जो कुछ टारगेटेड हमलों से शुरू हुआ था वो अब एक पूरी तरह से जंग में बदल गया है, जो पूरे रीजन को एक ऐसी खाई की तरफ ले जा रहा है जहां से शायद वापस आना आसान ना हो। दुनिया सांस रोके देख रही है क्योंकि हर मिसाइल और हर बम शांति की उम्मीद को और दूर धकेल रहा है। रोज की खबरें अब पॉलिटिक्स या डिप्लोमेसी के बारे में नहीं है, ये हम लोग जानमाल के नुकसान और इस भयानक हिंसा के तूफान में फंसे आम लोगों की आंखों में बढ़ते डर का एक बुरा हिसाब है। टेंशन सिर्फ तेल अवीव या तेहरान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर की राजधानियां में साफ महसूस की जा सकती है। हर सुबह रातों रात हुए हमलों की नई रिपोर्ट आती है। हर हमला पिछले से ज्यादा हिम्मत वाला होता है। डिप्लोमेसी की भाषा की जगह अब फाइटर जेट्स की दहाड़ और एयर रेड सायरन की आवाजें सुनाई देती है। ये अब प्रॉक्सी के जरिए लड़ी जाने वाली शैडो वॉर नहीं है। ये इस रीजन की दो सबसे ताकतवर मिलिट्री पावर्स के बीच सीधी बेरहम जंग है। एक बड़े बेकाबू जंग की असली पॉसिबिलिटी बहुत बड़ी है, जो पड़ोसी देशों को अपनी चपेट में लेने और ग्लोबल स्टेबिलिटी को ऐसे तरीकों से बिगाड़ने की धमकी दे रही है जो हमने दशकों से नहीं देखी है। हर किसी के दिमाग में ये सवाल है कि क्या हालात और खराब होंगे, लेकिन ये कितना और खराब हो सकता है। ऐफा और इस्फहान जैसे शहरों की सड़कें बहुत ज्यादा एंग्जाइटी की कहानी बताती है। जो लोग एक हफ्ते पहले तक अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे वे अब बम शेल्टरों में दुबके हुए हैं या भागने की बेताब कोशिश कर रहे हैं। इस झगड़े ने नॉर्मल होने के भ्रम को तोड़ दिया है। उसकी जगह एक लगातार परेशान करने वाली अनसर्टेनिटी आ गई है। परिवार टूट रहे हैं, सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रक्शन से ही नहीं बल्कि लगातार खतरे में रहने के साइकोलॉजिकल वेट से भी। हर दूर की आवाज एक मिसाइल हो सकती है जो उनकी तरफ आ रही है। हर न्यूज अलर्ट एक और हमले की खबर ला सकता है उस शहर पर जहां उनके अपने रहते हैं। ये एक जंग के 8वें दिन की रियलिटी है जिसके रुकने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। ग्लोबल स्टेटमेंट जारी कर रही है, संयम और डीएस्केलेशन की अपील कर रही है, लेकिन उनकी बातें अनसुनी लगी। जंग की मशीनरी एक बार शुरू होने के बाद उसे रोकना बहुत मुश्किल होता है। जेरूसलम और तेहरान में मिलिट्री जनरल और पॉलिटिकल के स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन अब घटनाओं का कोर्स तय कर रहे हैं। 30 पूर्ण बातचीत के लिए बहुत कम जगह छोड़ रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी ज्यादातर साइडलाइन पर है, आग को फैलने से रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस झगड़े का ईंधन सालों से इकट्ठा हो रहा था। अब जब हम खुली दुश्मनी के 8वें दिन को देख रहे हैं, दुनिया लंबे समय से सुलग रही दुश्मनी के आखिरकार खुले युद्ध में बदल जाने के गंभीर नतीजों का सामना कर रही है। मिलिट्री एस्केलेशन तेजी से और बेरहमी से हुई है। इस 8वें दिन इजराइल ने ईरान पर एक बड़ी और खतरनाक एस्केलेशन का आरोप लगाया। क्लस्टर हथियार का इस्तेमाल, एक ईरानी मिसाइल जिसे इन व्यापक रूप से निंदित वेपनों से लैस बताया गया है, ने इजराइल के अजोर शहर के बीच में एक घर पर हमला किया। हालांकि फिजिकल डैमेज एक बिल्डिंग तक सीमित था, लेकिन पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट बहुत बड़ा था। क्लस्टर बॉम्बों का इस्तेमाल, जो छोटे इस बॉम्बू मिशन को एक बड़े एरिया में फैलाते हैं और अक्सर बिना फटे बम छोड़ जाते हैं, जो सिविलियनों के लिए लंबे समय तक खतरा पैदा करते हैं। इस झगड़े में एक नया फेर आवना चैप्टर शुरू करता है। ये और भी अंधाधुंध और क्रू टैक्टिक्स का इस्तेमाल करने की इच्छा को दर्शाता है, जिससे इसमें शामिल सभी लोगों के लिए स्टेक्स बढ़ जाते हैं। दोनों तरफ से हमलों की बौछार लगातार हो रही है। इजरायली शहर लगातार अलर्ट पर है। दक्षिणी शहर बेलसेवा में निवासियों ने लगातार दूसरे दिन मिसाइल हमलों का सामना किया। उत्तर में हाइफा के पोर्ट सिटी को लगभग 35 मिसाइलों की एक वैली से हिला दिया गया, जिसमें कम से कम 17 लोग घायल हुए। उनमें से 3 गंभीर रूप से घायल हुए। तेल हबीब के आसमान को भी आने वाले ड्रोन और मिसाइलों ने भेदा, जिससे इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की लिमिटों का टेस्ट हो रहा है। सायरन रोजमर्रा की जिंदगी का साउंड ट्रैक बन गए हैं। आसमान से लगातार बरस रहे खतरे की एक लगातार याद दिला रहे हैं, जिससे व्यस्त शहरी सेंटर फ्रंट लाइन युद्ध क्षेत्रों में बदल गए हैं। इसके जवाब में इजरायल ने अपनी एयरफोर्स की पूरी ताकत का इस्तेमाल किया है। इजरायली वॉक विमानों लगभग 60 की संख्या में ईरान के अंदर बड़े एयर स्ट्राइक किए हैं।
उनके टारगेट स्ट्रेटेजिक हैं, मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटीज और सबसे महत्वपूर्ण बात ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी फैसिलिटीज। रिपोर्टों से पता चलता है कि अराक हेवी वाटर रिया और नटांज एनरिचमेंट फैसिलिटी जैसी मुख्य साइटों पर लगभग 120 प्रिसिशन गाइडेड बॉम्बों से हमला किया गया था। हालांकि इजराइल अधिकारी दावा करते हैं कि ये स्ट्राइक ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को खत्म करने और उसे न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकने के लिए जरूरी है, लेकिन हर हमला तेहरान से एक डिस्ट्रक्शनकारी जवाबी हमले का खतरा पैदा करता है, जिससे झगड़ा एस्केलेशन की सीढ़ी पर और ऊपर चला जाता है। फिजिकल बैटलफील्ड से परे डिजिटल दुनिया में एक समानांतर युद्ध चल रहा है, लगातार इजरायली साइबर हमलों के खिलाफ एक रक्षात्मक कदम के तौर पर। ईरानी सरकार ने लगभग पूरी तरह से इंटरनेट ब्लैकआउट लागू कर दिया है। देश के भीतर अनुमानित 97% इंटरनेट और टेलीफोन सर्विसेज काट दी गई है। इसने देश को कम्युनिकेशन के अंधेरे में डुबो दिया है, जिससे इसके 88 मिलियन नागरिक बाहरी दुनिया से और एक दूसरे से अलग थलग पड़ गए हैं। हालांकि सरकार इसे एक जरूरी सिक्योरिटी मेजर मान सकती है, लेकिन इसने एक गहरा इंफॉर्मेशन वैक्यूम बना दिया है, जिससे आम लोगों के लिए अपने प्रियजनों से संपर्क करना, भरोसेमंद खबरें SIT सेस करना या जमीन पर युद्ध की वास्तविकता पर रिपोर्ट करना असंभव हो गया है। किसी भी जंग की असली ट्रेजेडी इंसानी जिंदगी में मापी जाती है, और ये जंग बहुत ही महंगी साबित हो रही है। ईरान में हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया है कि इजरायली एयर स्ट्राइक के चलते लगभग 400 मौतें हुई हैं और 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये सिर्फ एक स्प्रेडशीट पर नंबर नहीं है। ये ऐसे पिता, माताएं, बेटे और बेटियां हैं जिनकी जिंदगी छोटी हो गई है या हमेशा के लिए बदल गई है। एक इजरायली ह्यूमन राइट्स ग्रुप जो दूर से हालात पर नजर रखने की कोशिश कर रहा है, उसने इससे भी ज्यादा आंकड़ा बताया है, जिसमें कहा गया है कि 657 लोग मारे गए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में आम नागरिक भी शामिल हैं, जो बस गलत समय पर गलत जगह पर थे। इजरायल में भी मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों में कम से कम 24 लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। मरने वाले सिर्फ मिलिट्री कर्मी नहीं हैं। हैफा में हाल ही में हुए मिसाइल हमले में 17 नागरिक घायल हुए। अजहर में एक परिवार का घर तबाह हो गया। पूरे देश में साइकोलॉजिकल ट्रॉमा बहुत ज्यादा है। हमले के लगातार खतरे ने लाखों लोगों को हाई अलर्ट की स्थिति में डाल दिया है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी बाधित हो गई है और एक गहरा डर पैदा हो गया है। इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर को फिजिकल डैमेज बहुत ज्यादा है, लेकिन यह एक घेराबंदी वाले देश की सामूहिक मानसिकता पर पड़ रहे अदृश्य जख्मों की तुलना में कुछ भी नहीं है। इस अफरातफरी के बीच इंटरनेशनल कम्युनिटी अपने सिविलियनों को नी पीरियडने के लिए हाथ पैर मार रही है, हजारों फॉरेन सिविलियनों के लिए, जिनमें छात्र, मजदूर और डिप्लोमेट शामिल हैं। ईरान एक खतरनाक रूप से अस्थिर जगह बन गया है। भारत ने अपने सिविलियनों को घर लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। एक समर्पित मिशन अब तक 290 इंडिया स्टूडेंट्सों को स्पेशल फ्लाइटों से सफलतापूर्वक गया है, लेकिन और भी बहुत से लोग वहीं फंसे हुए हैं, जो सुरक्षा तक पहुंचने के लिए एक खतरनाक यात्रा का सामना कर रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि निपीरियडने वाले लोगों को ईरानी अधिकारियों से उत्पीड़न और काफी देरी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे पहले से ही फेरावनी स्थिति में एक और स्ट्रेस जुड़ गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी राष्ट्र भी अपनी तेजी से निकासी के प्रयास कर रहे हैं, अपने लोगों को हालात और खराब होने से पहले की कोशिश कर रहे हैं। मानवीय संकट तत्काल हताहतों से कहीं ज्यादा है। ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट सिर्फ एक असुविधा नहीं है, यह एक जीवन रेखा है जिसे काट दिया गया है। परिवार यह पुष्टि करने में असमर्थ हैं कि दूसरे शहरों में उनके रिश्तेदार सुरक्षित हैं या नहीं। इमरजेंसी सर्विसेज तक पहुंच बाधित है, जरूरी जानकारी का प्रवाह रुक गया है, जिससे नागरिक अलग थलग और कमजोर हो गए हैं। दोनों देशों में युद्ध पर ध्यान देने का मतलब है कि नागरिक नीरों को पीछे छोड़ दिया गया है। अस्पताल हताहतों के प्रवाह से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि भोजन, दवा और अन्य जरूरी सामानों के लिए सप्लाई चेन बाधित हो रही है। यह संघर्ष एक मानवीय आपदा पैदा कर रहा है, जो आखिरी मिसाइल दागे जाने के बाद भी महसूस की जाएगी। जहां बम गिर रहे हैं, वहीं जिनेवा के न्यूट्रल शहर में एक नाजुक डिप्लोमेटिक कोशिश चल रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरकची फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम के अपने समकक्षों से मिल रहे हैं। ये बातचीत उम्मीद की एक किरण है, आपसी विनाश के हाईवे से उतरने का एक संभावित रास्ता।
हालांकि ईरान का रुख साफ है, जब तक इजरायली हमले जारी रहेंगे तब तक अमेरिका के साथ कोई सीधी बातचीत नहीं होगी। तेहरान यूरोपीय पावरियों के साथ बातचीत का रास्ता खुला रखने को तैयार है, लेकिन उसने साफ कर दिया है कि किसी भी बड़ी बातचीत के लिए सीजफायर एक शर्त है, जिससे एक मुश्किल डिप्लोमैटिक गतिरोध पैदा हो गया है। इस संकट में एक अहम खिलाड़ी संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक ऐसा रुख अपनाया है जिसने कई लोगों को फेरा दिया है। नेशंस पति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पब्लिक स्टेटमेंट में घोषणा की है कि वाशिंगटन इजरायल को अपने हमले रोकने के लिए नहीं कहेगा, जब तक कि वह विक्ट्री का हुआ दिख रहा है। इस टिप्पणी को इजरायली मिलिट्री कैंपेन को जारी रखने के लिए हरी झंडी के रूप में देखा गया है, जिससे तत्काल सीजफायर की इंटरनेशनल अपीलों को कमजोर किया गया है। हालांकि व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिकी इंटरवेंशन सहित सभी ऑप्शंस खुले हैं, लेकिन उसने ईरान को डीएस्केलेट करने के लिए 2 हफ्ते की डेडलाइन दी है। एक समय सीमा जो रोजाना बमबारी के तहत जी रहे लोगों के लिए एक अनंत काल लगती है। अमेरिकी स्थिति कैलकुलेटेड प्रेशर की लग रही है, लेकिन ये आग को बुझाने के बजाय भड़काने का खतरा पैदा करती है। अन्य ग्लोबल पावर्स बढ़ती चिंता के साथ देख रही है। मॉस्को ने इजरायल को ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला न करने की कड़ी चेतावनी दी है, जो रूस की मदद से बनी एक फैसिलिटी है। रशिया अधिकारियों ने मिडिल ईस्ट में चेरनोबिल जैसी आपदा की संभावना जताई है, जो न्यूक्लियर डिजास्टर की संभावना की एक याद दिलाता है, अगर झगड़ा संवेदनशील साइटों को निशाना बनाता है। संयुक्त राष्ट्र सेक्रेटरी जनरल ने चेतावनी दी है कि झगड़ा एक बेकाबू आग बनने की धमकी दे रहा है। दोनों पक्षों से अपील की है कि वे पीछे हटे और नागरिक जीवन की सुरक्षा को प्राइमरी का दे। ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस की ये अपीलें इस बात पर जोर देती हैं कि इस झगड़े का क्या नतीजा होगा। इस पर गहरी इंटरनेशनल एंग्जाइटी है। बढ़ते खतरे को देखते हुए कई देश अपने गर्मियों की सुरक्षा के लिए निर्णायक कार्रवाई कर रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया ने तेहरान से गैर जरूरी डिप्लोमैटिक स्टाफ को वापस बुलवाने में अन्य देशों का पालन किया है और तत्काल यात्रा सलाह जारी की है, जिसमें अपने सिविलियनों से तुरंत ईरान छोड़ने का फायर रद्द किया गया है। यह डिप्लोमैटिक बैंक की एक स्पष्ट संकेत है कि दुनिया की प्रमुख सरकारों मानती है कि सिक्योरिटी की स्थिति अब बर्दाश्त के बाहर होती जा रही है। जबकि जिनेवा में बातचीत उम्मीद की एक किरण देती है। व्यापक डिप्लोमैटिक लैंडस्केप गहरे विभाजन और बढ़ते खतरे का है, जिसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी पूरे पैमाने पर युद्ध के कगार से रीजन को वापस खींचने के लिए एक असाइड जुट मोर्चा बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। जैसे ही झगड़े का 8वां दिन खत्म होने वाला है, स्थिति अभी भी एक चाकू की धार पर टिकी हुई है। दोनों तरफ के लीडर हमले और जवाबी हमले के एक चक्र में फंसे हुए लग रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनके देश के मिलिट्री ऑपरेशन तय समय से फायदे चल रहे हैं, जो मौजूदा आक्रामक रणनीति के प्रति लगातार प्रतिबद्धता का संकेत देता है। ईरान में एक इजरायली हमले में एक सीनियर कमांडर की हत्या के बाद इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स या आईआरजीसी ने तुरंत एक नए इंटेलिजेंस चीफ को नियुक्त किया, जो अवहेलना और लड़ाई जारी रखने के रिजॉल्व का संकेत देता है। यह डेवलपमेंट बताते हैं कि कोई भी पक्ष फिलहाल वल्नरेबली दिखाने को तैयार नहीं है, जो डीएस्केलेशन का मतलब हो सकता है। तत्काल भविष्य अंधकार में दिख रहा है। झगड़े का रास्ता शांति की ओर नहीं बल्कि और ज्यादा एस्केलेशन की ओर इशारा कर रहा है। क्लस्टर हथियार का इस्तेमाल, न्यूक्लियर से जुड़ी साइटों को निशाना बनाना और बड़े पैमाने पर साइबर युद्ध अभियान, यह सब खतरनाक नए थ्रेशोल्ड है जिन्हें पार कर लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा तय की गई 2 हफ्ते की समय सीमा एक महत्वपूर्ण अवधि साबित हो सकती है। यह या तो जबरदस्त डिप्लोमेसी के जरिए नॉइस डीएस्केलेशन को मजबूर कर सकती है, या एक बहुत बड़े और ज्यादा डिस्ट्रक्शनकारी क्षेत्रीय युद्ध की ओवरटर्न्ड गिनती के रूप में काम कर सकती है, जिसमें संभावित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पावरियां भी शामिल हो सकती है। लाखों लोगों का भाग्य अधर में लटका हुआ है। आने वाले दिनों में लिए गए फैसलों पर निर्भर करता है। ईरान और इजरायल के आम लोगों के लिए प्राथमिक चिंता सर्वाइवल है। उनकी जिंदगी एक ऐसे झगड़े से उलट गई है जिस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। उनकी होपेन सरल है, सायरन का अंत, डर का अंत और सामान्य जीवन की शांत लय में बहकी नॉइस। इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक गहरा नैतिक ऑब्लिगेशन है कि वह उनकी आवाजों को बढ़ाए और उनकी सुरक्षा के लिए अथक प्रयास करें। भारत के ऑपरेशन सिंधु जैसे चल रहे निकासी के प्रयास इसका प्रमाण है। लेकिन और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, निर्दोष जीवन के और नुकसान को रोकने।
और एक स्थायी पॉलिटिकल सॉल्यूशन के लिए जगह बनाने का असाइड मात्र तरीका तत्काल और बिना शर्त सीजफायर के लिए एक ठोस असाइड जुट प्रयास है। आखिरकार इस पैमाने के युद्ध में कोई मिलिट्री जीत नहीं हो सकती, केवल नुकसान और विनाश के अलग अलग डिग्री हो सकते हैं। फायर का रास्ता चाहे अभी कितना भी मुश्किल क्यों न लगे, बातचीत में ही होना चाहिए। में चल रही नाजुक बातचीत को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और उसका विस्तार किया जाना चाहिए। दुनिया की प्रमुख पवारियों खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन को अपने मतभेदों को एक तरफ रखकर इजराइल और ईरान दोनों को खाई से वापस खींचने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उम्मीद यह है कि क्रोध पर तर्क हावी होगा और इसमें शामिल लीडर यह पहचानेंगे कि उनके लोगों की सुरक्षा उनके वेपनों की डिस्ट्रक्शनकारी शक्ति में नहीं है, बल्कि शांति की साहसिक खोज में है। दुनिया सांस रोके हुए है, प्रार्थना कर रही है कि यह उम्मीद बेकार न हो।